नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विद्या, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभी और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कालखंड का प्रभाव अभी भी है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में हमको काम करना है। मॉस्को में विदेश मंत्रियों में बनी सहमति के बीच चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती है तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है। अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द हथियार डाल देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें चीन के साथ सीमा पर जारी स्थिति को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में लद्दाख सीमा की सुरक्षा की समीक्षा भी की गई। वहीं भारतीय सेना पैंगोंग त्सो झील के किनारे वाले क्षेत्र में चीनी सेना की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है। सुशांत सिंह से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया और उनके भाई सौविक की जमानत याचिकाओं को विशेष कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सेशन कोर्ट ने रिया और सौविक के साथ ही अब्दुल बासित, जैद बिलात्रा, दीपेश वासंत और सैमुअल मिरांडा की भी याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में रिया को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अब रिया हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों को 21 सितंबर से खोलने की अनुमति दे दी है। केवल उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को संचालित करने की अनुमति दी गई है जो कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगे। स्कूलों में प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी, लेकिन छात्रों को 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। छात्र शिक्षकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान भी बैन रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्यों में ऑक्सीजन सप्लाई की होड़ मच गई है, जिसको लेकर केंद्र ने राज्यों को फटकार लगाई है। महाराष्ट्र की ओर से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई रोके जाने के बाद केंद्र को नए दिशा निर्देश जारी करने पड़े। सरकार ने कहा है कि मेडिकल ऑक्सीजन के मूवमेंट पर प्रतिबंध न लगाया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए जरूरी है। निजी अस्पतालों की ओर से कोरोना के मरीजों से लूट खरोच की शिकायतों पर यूपी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग केयर, डॉक्टर विजिट और देख रेख के लिए शुल्क निर्धारित कर दी है। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज देने के लिए बेड, भोजन, नर्सिंग केयर, इमेजिंग जांचें और डॉक्टर विजिट शामिल की गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने G20 सदस्य देशों से कोरोना से पैदा हुई समस्याओं का समाधान ढूंढने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ने जीवन शैली के एक नए तरीके को जन्म दिया है और कामकाज के तौर तरीकों को भी बदला है। गंगवार ने कहा कि कामगारों की समस्या को कम करने के लिए भारत ने उनके नियोक्ताओं को वेतन एवं पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर विवाद को लेकर ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। ओवैसी ने पीएम मोदी से कहा है कि चीन की घुसपैठ पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सेना स्तर की बातचीत सफल नहीं हो पाई है, इसके लिए राजनीतिक विफलता ही जिम्मेदार है। इसका बोझ सेना पर नहीं डाला जाना चाहिए। शोधकर्ताओं ने भारत में अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोरोना के मामले 70 लाख के पार हो जाने की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या अमेरिका समेत दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो जाएगी। बिट्स पिलानी हैदराबाद के शोधकर्ताओं की टीम ने अपने अध्ययन का निष्कर्ष इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज को भेजा है। कानून और न्याय संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद भी चिन्हित श्रेणियों के लिए डिजिटल माध्यम से मामलों की सुनवाई जारी रहनी चाहिए। समिति ने कहा कि अदालत एक स्थान नहीं बल्कि एक सेवा है। अब पुरानी पद्धतियों को बदलने का समय आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने सांसद हरिवंश प्रसाद सिंह पहले ही बतौर एनडीए उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार सभापति पद की लड़ाई दिलचस्प होगी, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार बिहार से हैं और बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं।
कोरोना संकट के बीच हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके बाद दुबई से आज पहली फ्लाइट हैदराबाद पहुंची। इसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी। बता दें कि लॉकडाउन के बाद से उड़ानें बंद चल रही थी। अब अनलॉक 4 में उड़ानों की शुरुआत हुई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों के समग्र विकास के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा और शिक्षण को शिक्षा प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने मूल्य आधारित शिक्षा पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मूल्यों पर जोर प्राचीन समय से ही हमारी सभी शिक्षाओं का अभिन्न अंग रहा है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने फसल बीमा योजना में एक भी पैसे का वितरण नहीं किया, जबकि सीएम शिवराज ने पद संभालते ही 15 लाख किसानों के खातों में 2,990 करोड़ रुपए सीधे भेज दिए हैं। यूपी के मंत्री जयकुमार सिंह जैकी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण की पुष्टि के बाद मंत्री ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से निवेदन किया है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी आवश्यकता अनुसार कोरोना वायरस की जांच करा लें। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण में लगी समिति की दिल्ली में आज बैठक हो रही है। ये बैठक शुक्रवार और शनिवार को 2 दिन तक चलेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में चंपत राय सहित सभी सदस्य शामिल हो रहे हैं। इसमें अयोध्या की परिकल्पना पर तैयार होने वाली विकास परियोजनाओं पर मंथन होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट में सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका का विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने लालू की आधी सजा पूरी होने की अपील ठुकरा दी है। आपको बता दें कि लालू चारा घोटाले के मामले में रांची जेल में सजा काट रहे हैं। रेलवे लाइन के किनारे झुग्गियां हटाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। माकन ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया है कि झुग्गियों को हटाने से पहले उनके पुनर्निवास की व्यवस्था कराई जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को 48,000 झुग्गियों को 3 महीने के अंदर हटाने का निर्देश दिया था। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है। इसकी रिपोर्ट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में नीतीश के खिलाफ सरकार विरोधी लहर है। बता दें कि इस सर्वे टीम में बीजेपी के महामंत्री, एमएलसी और प्रदेश उपाध्यक्ष शामिल हैं। इस 90 लोगों की टीम ने 25 से 28 अगस्त के बीच सर्वे किया। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक ने बताया कि सोनिया गांधी ने इन उम्मीदवारों के नामों को स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि 27 सीटों में अधिकतर सीटें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा देने और पाला बदलने के कारण रिक्त हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग्स कनेक्शन के मामले में कंगना के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के आदेश की कॉपी मुंबई पुलिस को मिल गई है और अब मुंबई पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 4 साल पहले फिल्म अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। कंगना रनौत को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आपने दाऊद इब्राहिम का घर छोड़ दिया और कंगना रनौत का तोड़ दिया। फडणवीस ने कहा है कि कंगना रनौत के मुद्दे को शिवसेना बेवजह तूल दे रही है, वो कोई राजनेता नहीं है। इससे पहले उन्होंने हिंदी में ट्वीट कर कहा था कि ये एक तरह से राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित आतंक है। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार उद्धव सरकार के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कंगना का दफ्तर तोड़ने का निर्णय बीएमसी ने लिया था, राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मांग की है, उन्हें नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। जिस तरह से बीएमसी ने उनकी संपत्ति पर तोड़फोड़ की है वो गलत है, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। सुजैन खान की बहन और ज्वेलरी डिजाइनर फराह अली खान ने कंगना के उस वीडियो मैसेज पर आपत्ति जताई है जिसमें कंगना ने अपना ऑफिस तोड़े जाने पर सीएम ठाकरे को घमंडी और तू कहकर संबोधित किया था। फराह अली खान ने कहा है कि सीएम के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गलत है और इनके इस्तेमाल से बचना चाहिए। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची भी कंगना के समर्थन में उतर आई हैं। साध्वी प्राची ने उद्धव सरकार की निंदा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के दफ्तर पर तोड़फोड़ की है। अगर वाकई सरकार में दम है तो खान गैंग के अवैध निर्माण को ध्वस्त करके दिखाए। वहीं उन्होंने पालघर के संतों को न्याय न मिलने के लिए उद्धव सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को बंद करने या बेचने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले महीने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें चीनी कंपनी के सामने अपने अमेरिकी परिचालन का मालिकाना हक बदलकर स्थानीय कंपनी को देने या बंद करने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया था। आपको बता दें कि भारत टिकटॉक पर बैन लगाने वाला पहला देश है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने जैश के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। सैन्य अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर द्रगमुल्ला इलाके में संयुक्त जांच चौकियां बनाई गई थी। चेकिंग के दौरान कार से जा रहे 2 दहशतगर्दों को दबोच लिया गया। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से राज्य में पार्टी को मजबूत करने पर जोर देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रभारी अजय माकन ने संवाद कार्यक्रम के दौरान पार्टी के विभिन्न गुटों में नारेबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। पायलट ने कहा कि इसे नकारात्मकता से नहीं लेना चाहिए और सबको मिलकर काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 4 घंटे में 8 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप आने से लोगों में दहशत फैल गई है। वहीं चारों भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.2 से 3.6 के बीच मापी गई है। आपदा नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रमुख ने बताया कि भूकंप आने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप के बार आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने सीएम केजरीवाल को हिस्ट्री सीटर बताकर जोरदार हमला बोला है। ओपी शर्मा ने कहा कि केजरीवाल सरकार फंड नहीं दे रही है, इसके चलते एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही है। ओपी शर्मा ने कहा कि इन सबके पीछे केजरीवाल का एक गैंग है। इस गैंग के हिस्ट्री सीटर केजरीवाल है। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह अवैध खनन के खिलाफ पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। ये पदयात्रा रोजाना 18 से 20 किलोमीटर ग्वालियर चंबल में चल रही है। इसमें वाटरमैन राजेंद्र सिंह, कंप्यूटर बाबा और वरिष्ठ गांधीवादी कार्यकर्ता राजगोपाल पीवी और दिग्विजय समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हो रहे हैं। यूपी की सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान से ईडी पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन के दस्तावेज रामपुर प्रशासन से मांगे हैं। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी की जमीन में शत्रु प्रॉपर्टी भी शामिल है। ईडी शत्रु एक्ट के तहत आजम खान के खिलाफ एक मामला और दर्ज कर चुकी है। कोरोना संकट में एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा मनमाना पैसा वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ एम्बुलेंस का चार्ज फिक्स करना होगा, ताकि आए दिन पैसा बढ़ाना और इमरजेंसी के दौरान मनमाना पैसा मांगने के मामले पर रोक लगाई जा सके। आरबीआई ने बैंकों में मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अनुपालन और रिस्क मैनेजमेंट कल्चर में एक रूपता के लिए अनुपालन अधिकारी जरूरी है। इसे जनरल मैनेजर रैंक पर कम से कम 3 साल के लिए हर बैंक को नियुक्त करना होगा। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा 2020 के आयोजन पर रोक नहीं लगेगी। ये परीक्षा 12 सितंबर को अपने तय समय पर होगी, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक इसका रिजल्ट घोषित नहीं होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत को धमकी देने वाले युवक को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस की टीम कोलकाता से गिरफ्तार कर मुंबई ला रही है। इस युवक का नाम पलाश घोष बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत और संजय राउत विवाद के दौरान पलाश पर वीडियो कॉल करके धमकी देने का आरोप लगा था। कांग्रेस की गहलोत सरकार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बंगला बचाने में जुट गई है। इसके लिए गहलोत सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने वसुंधरा से बंगला खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन वो खाली नहीं कराया गया। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पार्टी नेताओं और अपने शुभचिंतकों को ट्वीट कर सूचना दी है। उन्होंने कहा कि तबीयत खराब होने के कारण वो अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए बिहार चुनाव को लेकर चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर जो भी फैसला कर रहे हैं, मैं उनके फैसले का समर्थन करता हूं। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान का बचाव किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि आतंकवाद सभी देशों के लिए एक चुनौती है। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ लड़ते हुए एक बलिदान दिए हैं और सराहनीय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। चीन आतंकवाद का विरोध करता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश में हुई भारी बारिश और बाढ़ से 9500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएम शिवराज ने कहा कि केंद्रीय दल का प्रभावित जिलों का दौरा लोगों को राहत उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि फसल बीमा और राहत राशि से नुकसान की भरपाई की जा रही है, परंतु कीट व्याधि से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। जेडीयू छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को मांझी ने ऑफर दिया है। मांझी ने कहा है कि वो रघुवंश प्रसाद को एनडीए में शामिल होने का न्योता देते हैं। हालांकि मांझी से पहले जेडीयू सांसद दल के नेता ललन सिंह जेडीयू में शामिल होने का ऑफर दे चुके हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रघुवंश का अगला कदम क्या होगा। ग्रेटर नोएडा से दादरी थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए शेरू कांड मामले में आज महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें सत्तारूढ़ पक्ष के कई नेताओं ने हिस्सा लिया। इन नेताओं ने नियमों को ताक पर रखकर महापंचायत कर डाली। नियमों के अनुसार केवल 100 लोग ही एक साथ बैठक कर सकते हैं।
इसके बावजूद पंचायत में हजारों की भीड़ पहुंची। बांदा में रक्त की कालाबाजारी हो रही है। ये कालाबाजारी कई वर्षों से चल रही है। इस कारण में पूरा गैंग सक्रिय है। बांदा पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने इस गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चुनाव नजदीक आते ही रोहतास एलजेपी में घमासान शुरू हो गया है। विनोद सिंह को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ जिला संयोजक रवि रंजन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। रवि ने आज सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर जिला प्रभारी का पुतला फूंका। उनका कहना है कि प्रभारी गबरू सिंह लगातार मनमानी कर रहे हैं, अपने चहेतों को प्रमोट कर रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने पर भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत क्षुब्ध होकर रघुवंश जी ने निर्णय लिया होगा। उन्होंने कहा कि रघुवंश विशुद्ध लोहियावादी हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि जहां वे हैं वहां सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं बची है। इसी परिस्थिति में उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया होगा। कैरेबियाई प्रीमियर लीग में ट्रिनिबागो नाइट राइडर्स ने इतिहास रच दिया है। फाइनल में सेंट लूसिया को 8 विकेट से हराकर सीपीएल खिताब अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट लूसिया ने 20 ओवर में 154 रन बनाए। जवाब में नाइट राइडर्स ने 19वें ओवर में 157 रन बनाकर मैच जीत लिया। नाइट राइडर्स के लैंडल सिमंस ने 84 और डवेन ब्रावो ने 58 रन की पारी खेली। अनुभवी ऑलराउंडर शेन वाटसन ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल जीतने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि एक अनुभवी टीम होने का मतलब है कि आपके खिलाड़ियों के पास दबाव में भी कौशल दिखाने की अच्छी समझ है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जीत की अच्छी संभावना है। हमारे पास बहुत अच्छे और अनुभवी खिलाड़ी हैं। हमारे पास जल्द से जल्द लय हासिल करने से अधिक मौके होंगे। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर क्रिस गेल आईपीएल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आगामी इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान गेल 1000 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं। आईपीएल में सर्वाधिक 326 छक्के लगाने वाले गेल ने टी20 क्रिकेट में अब तक 978 छक्के लगाए हैं। इस तरह से उन्हें 1000 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए केवल 22 छक्कों की जरूरत है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।